महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। उसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। अब से ठीक 23 मिनट बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जहां पर विधानसभा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। नजरें महाराष्ट्र झारखंड पर भी टिकी हुई है, लेकिन साथ ही साथ यूपी की उस 10 विधानसभा सीटों पर भी टिकी हुई है जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। सबसे अहम बात यह है कि 3 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करने वाला है, और उसमें से एक जो सीट है वो सबसे अहम सीट है, वो वायनाड है, जहां पर राहुल गांधी जीते थे और उसके बाद उन्होंने वो सीट खाली की थी। इसके अलावा 13 राज्यों की 49 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प मुझे लग रहा है कंचन यूपी होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। एक समय हमने देखा था कि अखिलेश यादव और कांग्रेस एक साथ, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो नजरें टिकी तो महाराष्ट्र पे भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक पिछले समय देखने को मिली है, जो चुनाव 2019 में हुए थे, उसके बाद से कैसे दोबारा बीच में सरकार बनाई जाती है, उन सब के बाद आखिर जनता किसको चुनेगी, जनता का मैंडेट किसको आएगा। मुंबई में, महाराष्ट्र में, पुणे में, नासिक में, नागपुर में क्या कुछ काम किया गया है, ये दर्शाएगा आने वाले वक्त में जब सरकार के लिए जनता वोट करेगी। सरकार के कामों को देखते हुए क्या फिर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, क्या विपक्ष का जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है, क्या वो काम आएगा। इन तमाम अलायंस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। महाराष्ट्र झारखंड 2 ऐसे राज्य हैं जिसके चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा था, और आज वो खत्म हो जाएगा। अब से ठीक 21 मिनट 38 सेकंड के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये पता चल जाएगा आशीष कि महाराष्ट्र और झारखंड 2 बड़े राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कौन दमखम के साथ अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरता हुआ नजर आएगा। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, आयुषी हमारे साथ जुड़ी हुई है, रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, आंचल बीजेपी हेडक्वार्टर से है, खुशबू सिंह कांग्रेस दफ्तर से है, आयुषी मिश्रा चुनाव आयोग से। सीधा रुख करते हैं आयुषी मिश्रा का। आयुषी, बहुत बड़ा दिन है, इंतजार महाराष्ट्र की जनता, झारखंड की जनता को लगातार हो रहा था, वायनाड की भी जनता इंतजार कर रही है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, आज 3:30 बजे का समय तय किया गया था निर्वाचन आयोग की तरफ से, और मैं उसी विज्ञान भवन के ठीक बाहर मौजूद हूँ, जहां अंदर अभी से कुछ ही मिनटों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगा और चुनाव आयोग की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा कि आखिर झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तारीख क्या होंगे, नामांकन की तारीख क्या होगी, नाम वापस लेने की तारीख क्या होंगे, और वोटिंग और काउंटिंग की जो तारीख है, वो तमाम जो चीज़ें हैं, जो पूरा शेड्यूल है, वो आज इसके बारे में जानकारी चुनाव आयोग देगी। इसके साथ ही आपको बता दें, उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में जिसकी चुनावी सरगर्मी तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन तारीखों का पता नहीं था, वो भी आज पता लगने की पूरी आशंका है। कि बताया जा सकता है कि आज चुनाव आयोग की तरफ से उन 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने, उनकी तारीखों का भी आज ऐलान हो जाए। इसके साथ ही 3 लोकसभा सीट जो हैं, उस पर भी चुनाव आयोग जो है वो आज तारीखों का ऐलान कर सकती है। तो बिल्कुल सबकी नजरें चुनाव आयोग पर टिकी है। सबसे अहम बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो इन तारीखों का जो समीकरण बैठाया है, वो पूरे कैलेंडर को देखकर बैठाया है। जो सूत्र है, उन्होंने इंडिया डेली को यह बताया था कि चुनाव आयोग ने पहले यह देखा कि अभी दिवाली का समय है, 3 नवंबर तक दिवाली का समय रहेगा, उसके बाद छठ पूजा का समय है। झारखंड में बड़े पैमाने पर छठ पूजा मानी जाती है, और इसके अलावा मुंबई में और महाराष्ट्र में बिहार के लोग ज्यादा हैं, लिहाजा जब वो वापस आ जाएं तब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इसलिए सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, वो नवंबर के दूसरे हफ्ते में मतदान होगा और चौथे हफ्ते में मतगणना होगी। लेकिन हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं मुंबई से। अभिषेक, अभी हमारे साथ अभिषेक थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हम सीधे खुशबू के पास चलते हैं कांग्रेस से। खुशबू, महाराष्ट्र में बड़ा भाई कौन, इसको लेकर एक सियासी जो है वो उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का हरियाणा में प्रदर्शन रहा, जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन रहा, महाराष्ट्र में उद्धव खेमे की तरफ से लगातार यह सवाल उठने लगा कि हम इन्हें बड़े भाई का दर्जा क्यों दें, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 110 से 115 सीटों की डिमांड थी। लेकिन अब वो डिमांड क्या कम होगी, या बड़े भाई की भूमिका में भी कांग्रेस महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी महाविकास आघाड़ी पार्टी?
कुछ खुशबू के पास आवाज नहीं आ रही है। हम चलेंगे अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अभी मैं खुशबू से वो सवाल ले रहा था। बड़ा ही दिलचस्प समीकरण है महाविकास आघाड़ी का। 88 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, वो पेच अभी तक फंसा हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि महाविकास आघाड़ी में बड़े भाई की भूमिका अदा करेगा कौन? क्या कांग्रेस अदा करेगी या फिर उद्धव ठाकरे की लीड करने वाली शिवसेना यूबीटी अदा करेगी? और देखिए, जो अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें और या फिर महायुति की बात करें आशीष, दोनों में अब तक पूरी तरह फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि दोनों दल लगातार दावे कर रहे हैं कि हाँ, हमारे बीच में कोई भी अनबन नहीं है, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद सही नतीजे पर पहुंच जाएंगे और किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात तो रही उनके ऑफिशियल बयान की बात कर रहा हूं, लेकिन दूसरी बात अगर कहें कि बात सच है कि महाविकास आघाड़ी में पूरी तरीके से सहमति अब तक नहीं बन पाई है। लड़ाई इस बात को लेकर चल रही है लगातार कि कौन चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस लगातार दावे कर रही है कि चूंकि लोकसभा में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसे लग रहा है कि कम से कम 100 से 110 सीटों के पास चुनाव आसपास लड़े। जो हमारे पास जो महायुति और साथ ही महाविकास आघाड़ी का जो फार्मूला आया है, फार्मूले में यह लगभग आपस में तय हुआ है कि 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस और करीबन 100 सीटों पर लड़ना चाहते हैं शिवसेना और 70 से 80 सीटों पर लड़ना चाहते हैं शरद पवार। क्या यह फैसला हो पाएगा, यह देखना होगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि जब से चुनाव आयोग का आज तारीखें ऐलान कर देगा, इसके बाद यह साफ है कि हर दलों की मजबूरी हो जाएगी जल्द से जल्द फैसला करें। तैयारियां लगातार यहाँ पर की जा रही है। वैभव त्रिपाठी है, प्रवक्ता कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। वैभव जी, सभी की चर्चा इस बात पर हो रही है कि आखिर जो परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है हरियाणा जम्मू कश्मीर में, आखिर महाराष्ट्र में क्या आप लोगों का साथ एक साथ बैठ रहा है? महाविकास आघाड़ी के दावे तो कई सारे किए जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के पॉलिटिकल डायनेमिक्स लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में क्या सीट शेयरिंग, सीटों को लेकर कोई मतभेद आपके अलायंस में? जी बिल्कुल नहीं। जनता को रिप्रेजेंट करता है महाविकास आघाड़ी और मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा या जम्मू कश्मीर की बात करके महाविकास आघाड़ी के बीच कोई भी मतभेद है। और महाविकास आघाड़ी सही समय पर अपनी सीट शेयरिंग का फार्मूला शेयर करेगी और वो सबके सामने होगा। लेकिन वैभव जी, आप ही महाविकास आघाड़ी टीम के ही लोग, जो प्रवक्ता है, चाहे संजय राउत साहब का बयान ले लीजिए, वो भी मुखर होकर बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, उनके माइक्रो मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे हैं। तो कैसे समझा जाए कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कांग्रेस से अलग हो जा रहे हैं, भाजपा की तरफ जा रहे हैं। राजनीति में हर बात कहीं तो नहीं जाती ना, कई बातें तो इशारे में समझाई भी जाती है ना। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि कई बातें इशारे में समझाई जाती तो हर बात हमको भी बतानी जरूरी नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो 2024 का लोकसभा का प्रदर्शन रहा है उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। तो जब ये हमारा प्रदर्शन महाराष्ट्र में बेहतर है तो हम भी चाहेंगे ज्यादा सीटें लड़ें, वो भी चाहेंगे, सबकी अपनी इच्छाएं हैं। ठीक है, सीट शेयरिंग तो एक अहम मुद्दा रहा है। प्रेम कुमार भी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रेम कुमार जी, क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में क्या नैरेटिव बिल्ड होता नजर आ रहा है? चुनाव की तारीखों का ऐलान 15 मिनट के आसपास में होने वाला है। सभी पार्टियां अपनी रणनीति अलग अलग तरीके से बनाएंगी। उन सब के बीच में महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर पिछले 5 सालों में बहुत सियासी उठापटक देखने को मिली है। क्या आपको लगता है जनता बहुत सूझबूझ के साथ अपने मत का इस्तेमाल करेगी? क्या फैक्टर्स हैं जो महाराष्ट्र के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव दोनों ही पक्ष के लिए महत्वपूर्ण है। जो अभी सत्ता में हैं उनके लिए और बीजेपी के लिए खास तौर से, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान एक जबरदस्त झटका जिन प्रदेश से लगा उनमें महाराष्ट्र भी है। तो इसलिए महाराष्ट्र में एक मौका है उनके लिए कि अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए वो अच्छे प्रदर्शन करें। दूसरी तरफ जो अपोजिशन में है वो घायल अवस्था में आप कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां की सरकार को अवैध बताया था और वहां दोनों पार्टियां टूटी, उसका एक हिस्सा सत्ता में है। तो पार्टियां टूटी हुई हैं, सरकार अवैध हुई, उद्धव ठाकरे से छीना गया, यानी एक तरह से एक घायल अवस्था में वो है। उनके पास एक बदला लेने का अवसर है।
अब है कि जनता किसके साथ इमोशनली जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बिल्कुल, बीच सेंटिमेंट प्रेम कुमार जी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हमारे देश में वोट की जाती है। वोटिंग पैटर्न, आंचल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आंचल का रुख कर लेते हैं। आंचल, इसी को ही लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जहां कास्ट फैक्टर तो होता ही है, लेकिन सेंटिमेंट, जनता का सेंटिमेंट किस पार्टी, किस नेता के साथ रहता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जब मत देने की बारी आती है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र का अगर जिक्र कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में पिछले देखिए 3 साल में लगातार जो है एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें या फिर देखिए भाजपा की बात करें तो वो लगातार उन तमाम फैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे जनता को जोड़ा जा सके। चाहे हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को देखिए वो लगातार हर महीने उनको पैसे देने की बात हो, इस तरह की योजनाएं लाए हैं। युवाओं को खास करके लोगों को तो जोड़ने की कोशिश चल रही है आंचल, लेकिन ये बताइए कि क्या ये पार्टी जो है जिन्होंने गठबंधन किया है, क्या वो जुड़ी हुई है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस साहब, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो हो। क्या ऐसी बात है क्या? देखिए, लालसा सबकी होती है। देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और जाहिर सी बात है कि बीच में देखिए उनको एकनाथ शिंदे के साथ में जब गठबंधन बीजेपी को करना पड़ा और जब वहाँ सरकार बनाने की बात आई तो जाहिर सी बात थी कि उस वक्त उनको एडजस्टमेंट करना पड़ा, डिप्टी सीएम का पद उनको संभालना पड़ा। लेकिन हाँ, इस बार इच्छाएं जरूर है। और आंचल, इसी को कहा जाता है राजनीति के खेल, राजनीति के अपने अपने रूप होते हैं। रजनीश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रजनीश, झारखंड को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है, झारखंड पर सभी पार्टी इसकी नजरें टिकी हुई है, वहां पर भी हाल ही में कुछ उथल-पुथल देखने को लगातार मिली है। क्या लगता है झारखंड के मुद्दे, झारखंड की जनता का मत क्या कहता हुआ, उनका मूड इस वक्त क्या कहता हुआ नजर आ रहा है? देखिए कंचन, जिस पल का था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब इस अखाड़े में उतरेंगे तमाम राजनीतिक पहलवान और इस बार बिल्कुल अलग होगा 2019 से झारखंड का चुनाव, क्योंकि 2019 में जो राजनीतिक समीकरण थे वो बदले हुए होंगे। इस बार बीजेपी ने अपना दिल बड़ा किया है, उन्होंने आजसू को अपने साथ लिया है, उन्होंने जेवीएम को अपने में मर्ज करवाया है। पिछले बार जिस तरह से वोट बटे थे, जेवीएम 5.45% वोट अपने साथ ले गई थी, वो वोट अब बीजेपी के साथ जुड़ सकता है। तो बीजेपी ने तमाम समीकरण का ध्यान रखा है कि इस बार वोट बटने नहीं पाए, क्योंकि इंडी गठबंधन बड़ी मजबूती से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, लेफ्ट एक साथ उतरेगी मैदान में और ऐसे में कोशिश होगी एनडीए की तरफ से कि पूरी मजबूती से उतरा जाए। आज जेडीयू के कुछ नेताओं से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि तैयारी हम लोगों ने 11 सीट पर रखी हुई है, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, सीटों के तालमेल पर बात चल रही है। इधर बीजेपी की ओर से कहा गया है कि 2 से 3 सीट जेडीयू को दी जाएगी, आजसू को सीट दी जाएगी 8 से 9 सीट। तो सभी को खुश करने की कोशिश होगी। जयराम महतो जैसे जो नए कैंडिडेट्स हैं वो भी इस बार मैदान में अपनी पार्टी को लेकर, तो काफी दिलचस्प चुनाव होगा। और पहली बार बीजेपी इतने बड़े दिल के साथ उतर रही है, जहां तक मेरी जानकारी है आजसू को भी साथ लेकर उतर रही है। इसके अलावा वो इस पूरे चुनाव की अगर हम बात करें तो एलजेपी को भी 1 सीट देने की बात आ रही है, जेडीयू को भी 2 सीट देने की बात आ रही है। तो बीजेपी किसी भी तरह से कंचन झारखंड को हारना नहीं चाहती और यही वजह है कि मजबूती के साथ झारखंड में चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि 2019 की गलती वो रिपीट ही नहीं करना चाहती। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नैरेटिव 2019 में बिल्ड हुआ था वो अब समय क्योंकि बदल चुका है और समय का चक्र नीचे भी चलता जा रहा है। 10 मिनट का वक्त है। आंचल, रजनीश, अखंड, अभिषेक, खुशबू, वैभव जी, प्रेम जी, आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कि आज चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा